गरीब सास की 5 भूखी बहू। मैं कहता हूँ रुक जाओ, तुम दोनों कानून से बचने वाली नहीं हो। भागो बबीता, वरना ये पुलिस वाले हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। बबीता और गौरी जोर जोर से भाग रही थी। पुलिस की गाड़ी तेजी से उनका पीछा कर रही थी। तभी पुलिस की चलाई गई गोली गौरी के पैर पर लग जाती है और उसकी जख्मी पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है। इतने में पुलिस उन्हें घेर लेती है। इसी बीच इंस्पेक्टर कहता है, क्या चुरा कर भाग रही थी तुम दोनों, दिखाओ मुझे। इंस्पेक्टर बड़ी ही बेरहमी के साथ गौरी के हाथों से पॉलिथीन छीन लेता है। जैसे ही वो पॉलिथीन को खोलकर देखता है तो उसमें कुछ रूखी सूखी रोटी देखकर इंस्पेक्टर पूछता है, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों उस घर से सोना चांदी चुरा कर भागी थी, मगर तुमने ये चंद रोटियों की चोरी क्यों की? भूख सब कुछ करा देती है साहब, ये बात आप जैसे बड़े लोग नहीं समझ सकते। ऐसा कहते हुए गौरी की आंखों में आंसू भर आते हैं और तभी उनकी आंखों के आगे बीते दिनों की यादें झांकने लगती हैं, जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी। रामलाल की मौत के बाद वो अपने पीछे अपने 5 बेटों के साथ अपनी विधवा पत्नी सुधा को अकेला छोड़ गए, जिस कारण सुधा को गरीबी झेलनी पड़ी। अपनी भूख मार कर उस मजबूर माँ ने सिर्फ अपने बच्चों का पेट ही नहीं भरा, बल्कि पाई पाई जोड़कर उन्हें थोड़ी बहुत शिक्षा दी, इसीलिए कि उसके बेटों ने गरीबी में दिन काटे थे। उन्होंने पैसे जोड़कर एक कपड़ों का कारखाना शुरू किया और किस्मत ने उनका साथ दिया और उनका काम चल पड़ा। देखते ही देखते वो गरीबी से उभर गए और फिर सुधा ने अपने 5 बेटों की शादी गिरधर की 5 बेटियों गौरी, बबीता, आशा, राधा और संध्या से कर दी। आ जाओ बहुरानियों, इस कलश को सीधे पैर से गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। इस घर आंगन में तुम्हारा स्वागत है। तुम 5 थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। फिर 5 बहुएं अपने अपने कमरे में चली गईं। अगली सुबह 5 बहुओं ने पहली रसोई में बहुत सारा खाना बनाकर अपनी सास और पति को परोसा। माँ, आज तो खाने की मेज ऐसी लग रही है जैसे किसी 5 स्टार होटल की टेबल हो। अरे गोपाल, खाकर तो देख, क्या स्वादिष्ट खाना बना है। सचमुच बहुओं, तुमने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। ये लो तुम 5 का शगुन। शुक्रिया सासू माँ। अपनी सास और पतियों के खाने के बाद बहुएं भी खाना खाती हैं। मेरा तो पेट भर गया। मेरा भी, मगर अब इस बचे हुए खाने का क्या करना? और करना क्या है, कूड़े में डाल देते हैं। बबीता सारे खाने को कूड़े में डाल देती है, मगर शाम को जब सुधा की नजर कूड़े के डिब्बे पर पड़ती है तो वो डिब्बे को खाने से भरा देखकर अपनी बहुओं से बोलती है, राधा, गौरी, संध्या, आशा, बबीता, बहू कहाँ हो तुम 5? जरा यहाँ आना। ओहो, क्या हुआ सासू माँ, क्यों सारा घर सर पर उठा रखा है? क्यों बहू, तुमने ये खाना कूड़े में क्यों फेंका? अरे ऐसे भला कोई अन्न का अनादर करता है क्या? माँ जी, ये खाना बच गया था और हमें एक ही खाना दोबारा खाने की आदत नहीं, क्योंकि हमें ताज़ा खाना खाने की आदत है। हाँ हाँ, पता है मुझे कि मेरी बहुएं बड़े घर की बेटी हैं, मगर तुमने जिस खाने को इतनी आसानी से कूड़े में फेंक दिया है, उसे किसी गरीब की भूख मिट जाती है। ओहो सासू माँ, आज के वक्त में कौन सोचता है? सुधा अपनी बहुओं को बहुत समझाती है, मगर वो अपनी सास की अनसुनी कर देती हैं। ऐसे ही समय ढलता जाता है और बहुएं बासी खाने को कूड़े में डालती और खाना बर्बाद किया करती। तो वहीं कभी हर दूसरे दिन बाजार में साड़ी, मेकअप खरीदती। अपनी 5 बहुओं के बढ़ते खर्च पने को देखकर एक दिन सुधा कहती है, बहू, तुम 5 हर दूसरे दिन बेफिजूल की खरीदारी करती फिरती हो, ये सही नहीं है। ओहो माँ जी, आपको हमारी खुशी रास नहीं आ रही क्या? और हमारे पति व्यापारी हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, तो हमारी खरीदारी से क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ सासू माँ, और फिर हम कोई गरीब थोड़ी हैं जो ठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाएं। बहू, कोई नहीं जानता कब का वक्त कैसा पड़ जाए, इसीलिए 2 पैसे बचाकर रखना ही चाहिए। सासू माँ, आप इतना ज्यादा क्यों सोचती हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक शाम सुधा के दोनों बेटे गोपाल और विपिन जख्मी हालत में घर आते हैं। अरे गोपाल जी, ये क्या हो गया? गोपाल, विपिन बेटा, तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब कुछ खाक में मिल गया माँ, हम सभी सड़क पर आ गए। कारखाने में आग लग गई थी, जिसमें मजदूरों के साथ हमारे 3 भाई भी मारे गए। इस तरह एक ही झटके में सुधा और उसकी 5 बहुओं से उनका सब कुछ छिन गया
और सास बहू की आंखों के सामने उनके घर की नीलामी हो गई, जिसके बाद वो किराए के एक टूटे फूटे घर में आ गए और उनके दिन रात रूखा सूखा खाकर बड़ी ही गरीबी में गुजरने लगे। और अब वो दिन भी आ गया जब गरीब सास बहू को भूखा सोना पड़ा। अगली सुबह अब तो भूख के मारे जान जा रही है, मगर भूखे रहने के सिवा हम बहुएं कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने को तो एक भी दाना नहीं है। अगर सासू माँ की बात मानकर हमने फिजूल खर्ची ना की होती तो आज वह पैसे हमारे इस बुरे वक्त में काम आ जाते और हमें भूखा भी ना रहना पड़ता। अपनी बहुओं को भूख से चचनते हुए देखकर सुधा बनिए के पास आती है। बब्बन, मुझे थोड़ा उधार राशन दे दो, मेरी 5 बहुओं के पेट में 2 दिन से एक भी दाना नहीं पड़ा। माफ करना सुधा मौसी, मगर बब्बन बनिए ने उधार देना बंद कर दिया है, इसलिए पैसे लाओ, राशन ले जाओ। बनिए की बात सुनकर गरीब सास हाथ जोड़कर उसके आगे गिड़गिड़ाती हुई कहती है, ऐसा मत कहो, मुझ गरीब पर तरस खाओ। अरे रे 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 रे, हमारी दुकान पर रोना पीटना मत लगाओ। ये पकौड़े पाव भराटा और भागो, चलो यहाँ से भागो, वरना ये भी छीन लूंगा। सुधा आटा लाकर अपनी बड़ी बहू बबीता को देती है, जिससे गिनी चुनी कुछ ही रोटियां बनती हैं। हे भगवान, इस पाव भर आटे में तो 5 ही रोटियां बनी हैं, इससे किसकी भूख मिटेगी। बहुएं 5 रोटियां अपनी अपंग पति और सास को नमक के साथ परोसती हैं। ये लीजिए, खाना खाइए। हे भगवान, ये तो बहुओं ने अपने हिस्से की रोटी भी हमें दे दी। नहीं, उन्हें भूखा रखकर मैं अपना पेट नहीं भर सकती। सुधा अपनी बहुओं की भूख को सोचकर अपनी भूख मार कर रह जाती है, जिसके बाद भूखी बहुएं उन रोटियों को बांट कर खाती हैं और आधा पेट खाकर ही रह जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। 5 बहुएं काम की खोज करती हैं, मगर उन्हें निराश होकर घर आना पड़ता है। घर में छाई गरीबी के कारण सुधा को बड़ा सदमा लगता है। ऐसे में 5 बहुएं कूड़ा कचरा बीनने लगती हैं। उसी बीच राज रानी बबीता और गौरी को काम पर रख लेती है। गौरी, बबीता, माँ जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। बहू, मैं ठीक हूँ, ला मुझे दवाई दे दे। माँ जी, खाली पेट दवाई भी क्या असर करेगी, आपने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। संध्या, तुम सासू माँ का ख्याल रखना, हम काम पर जा रही हैं। फिर गौरी और बबीता काम पर आती हैं। आ गई तुम दोनों, आज फिर लेट आई हो। तुम गरीबों से सीधे मुंह बात क्या कर लो, तुम ढीठ की तरह गलतियों पर गलतियां करती रहती हो। माफ कर दीजिए मालकिन, हम आगे से देरी नहीं करेंगी। फिर दोनों बहुएं सफाई बर्तन करती हैं, मगर उनका सारा ध्यान अपनी गरीब सास की ओर बटा हुआ था। गौरी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा कुछ खा ले। नहीं, अगर मालकिन ने हमें खाते हुए देख लिया तो जाने क्या करेंगी, क्योंकि जो हम गरीब भूखी बहुओं को मुंह खोलकर मांगने पर बासी खाना नहीं देती, वो हमें ताजा खाना नहीं देगी। हम ये रोटी चुरा कर ले चलते हैं। आखिर में भूख की आग उन गरीब बहुओं को चोरी करने पर मजबूर कर देती है और साड़ी के सहारे वो रोटी चुरा कर जाने लगती हैं। तभी राजरानी उन्हें देख लेती है और फौरन पुलिस को खबर करती है। उन गरीब बहुओं की कहानी सुनकर पुलिस वालों का मन पसीज पड़ता है और फिर, मुझे माफ कर देना, मगर कानून अंधा होता है, वो सबूत और गवाह के आधार पर टिका होता है, इसलिए एक गरीब की भूख नहीं देख सकता। ये कुछ पैसे रख लो, इससे कोई काम शुरू कर लो। आखिर में पुलिस वाले उन्हें कुछ पैसे और खाना खरीद कर देते हैं। उस दिन कई रोज भूखा रहने के बाद उन गरीब सास बहू को भरपेट खाना मिलता है, मगर आज भी कई गरीब भूख की भट्टी में झुलसकर दम तोड़ देते हैं। 12 साल का गरीब बच्चा बिट्टू कंधे पर कूड़े की बोरी टांग कर सड़कों पर भटकते हुए कूड़ा कचरा चुन रहा था। तभी शाम ढल जाती है और बिट्टू कहता है, अरे रात होने वाली है, अब मुझे इन कूड़े कचरे को भंगार के यहाँ बेच देना चाहिए। फिर बिट्टू दिन भर में बीने हुए कूड़े कचरे को ले जाकर भंगार के पास बेच देता है, जिसके बदले में भंगार वाला उसे 50 रुपए देता है। ले, भंगार 50 रुपए। अरे रमणीक, बोरी भर कर कचरे के बदले बस 50 रुपए। तो क्या अब तुझ लाड साहब को लाख रुपए दूं? अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, अगर मैंने आज कचरे में लोहा प्लास्टिक सबसे ज्यादा बीना था, कम से कम 200 तो दीजिए। क्यों रे गरीब भिखारी, मेरे पास क्या हराम के पैसे आते हैं? हैं? चुपचाप ये रख, वरना अपना कचरा ले जा। 2 कौड़ी का भीख मंगा चला है मुझसे मोल भाव करने।
भंगार वाला बिट्टू को बच्चा जानकर उसे बुरा बताने लगता है और इस डर के कहीं 50 रुपए भी छिन न जाएं, इसलिए बिट्टू उसे बनिए से 1 किलो आटा खरीद लेता है। बाकी के पैसे बनिया पुराने हिसाब के काट लेता है। जिसके बाद बिट्टू अपने घर आता है जहां उसके 3 छोटे भाई बहन राजू, पिंकी और रानी भूख से छटपटा रहे थे। अच्छा हुआ बिट्टू भैया जो आप आ गए। राजू और पिंकी कब से खाने के लिए रो रहे हैं। ठीक है रानी, मैं जल्दी से खाना बनाता हूँ, तब तक तू इन्हें लेकर चौखट पर बैठ जा। बिट्टू चूल्हा फूंक कर रोटी बनाता है और नमक के साथ रोटियों को अपने भूखे भाई बहनों को खाने के लिए देता है। तभी राजू और पिंकी खाने की थाली दूर करते हुए बोलते हैं, मुझे ये गरीबों वाला खाना नहीं खाना। हाँ भैया, मुझे भी ये खाना नहीं खाया जाता। कभी प्याज रोटी तो कभी नमक रोटी, ये भी कोई खाना है। मेरी सहेली सौम्या के घर रोज स्वादिष्ट खाना बनता है। कभी शाही पनीर की सब्जी बनती है तो कभी मटर पनीर और रोटियां भी घी में सनी होती हैं। हमें भी अमीरों वाला खाना चाहिए। अपने नन्हे मासूम भाई बहनों के मन में उठे अमीरों वाला खाना खाने की ख्वाहिश देखकर बेचारे बिट्टू की आंखें भर आती हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है। अपने भाई को यूं रोता देखकर रानी राजू और पिंकी को डांट लगाते हुए कहती है, खुश हो अब तुम दोनों राजू पिंकी। हम गरीबी में जी रहे हैं और गरीबों का खाना ऐसा ही होता है। समझो यही हमारे घर की सच्चाई है। तुम्हें पता है बिट्टू भैया हमारा पेट भरने के लिए खाना दिन भर सड़कों पर कूड़ा बीनते हैं, तब जाकर हमें ये रोटियां मिलती हैं। रानी की बातें सुनकर पिंकी और राजू वो छूछी रोटियां खाने लगते हैं और राजू बोलता है, हमें माफ कर दो बिट्टू भैया, हम दोनों फिर कभी अमीरों वाला खाना खाने की जिद नहीं करेंगे। इसके बाद बिट्टू अपने भाई बहनों के साथ नमक रोटी खाता है। खाने की थाली में उभरे अभाव से ही उसकी गरीबी की झलक दिखाई पड़ती है। जहां एक तरफ तो अमीर लोग के घर के खाने की थालियां घी में चुपड़ी, पराठे और कई तरह की सब्जियों से भरी होती हैं, वहीं गरीब को कभी रूखी सूखी खाकर रहना पड़ता है तो कभी पानी से ही पेट भरना पड़ता है। ऐसे ही दिन ढलता जाता है। बिट्टू हर दिन एक सुबह घर से कचरा बीनने निकलता और शाम को लौटता। एक शाम राजू और पिंकी घर के बाहर बैठे थे। तभी एक ठेले वाला गांव में आता है जिसके पास पिज्जा, बर्गर और सैंडविच था। आओ आओ प्यारे प्यारे बच्चों, आओ पिज्जा, बर्गर और स्वादिष्ट सैंडविच खाओ। आओ प्यारे बच्चों। पिज्जा बर्गर वाले को देखकर चिंटू की आंखें चमक उठती हैं और वो अपनी माँ पद्मा से कहता है, माँ मुझे पिज्जा खाना है। इस पर पद्मा बड़े प्यार से चिंटू को पुचकारते हुए कहती है, अले ले ले, मेरे प्यारे से बेटे को पिज्जा खाना है। अरे ओ पिज्जा बर्गर वाले भैया, जल्दी से मेरे बेटे के लिए पिज्जा देना और एक बर्गर भी। अरे ये लो बेटा। चिंटू रानी, राजू और पिंकी को चिढ़ा चिढ़ा कर पिज्जा खाने लगता है। वहीं बेचारे गरीब बच्चे ललचाई नजरों से पिज्जा वाले को इस आस से देख रहे थे कि शायद तरस खाकर वो उन्हें पिज्जा का एक आधा टुकड़ा ही पकड़ा दे। अरे वाह, ये पिज्जा कितना यमी और टेस्टी है। राजू, पिंकी, चलो अंदर चलते हैं। नहीं, हमें अंदर नहीं जाना। आधा पिज्जा खाते ही चिंटू का पेट भर जाता है, जिसके बाद वो बचा हुआ झूठा पिज्जा कुत्ते के आगे डाल देता है। तभी पिंकी दौड़कर वो पिज्जा कुत्ते से छीनकर काट काट कर खाने लगती है। ये देख अमीर खड़ूस पद्मा उसे एक थप्पड़ मारती है। क्यों री भुक्कड़, एक कुत्ते के आगे का निवाला छीनते हुए तुझे शर्म नहीं आई? छोड़ ये पिज्जा, गए गुजरे गरीब कहीं के। पद्मा आंटी प्लीज, मुझे ये पिज्जा खाने दो, मुझे ये मत छीनो प्लीज। पद्मा नन्ही सी पिंकी को धक्का दे देती है, जिस कारण पिंकी के हाथ पैर छिल जाते हैं और उसे खून बहने लगता है, जिस पर रानी रोते हुए पद्मा से लड़ जाती है। आंटी, आप इतने बेरहम कैसे हैं? जितने का मेरी बहन ने खाया नहीं, आपने इसका खून निकाल दिया। भूख और खाने की कीमत आपको तब पता चलती जब आप खुद गरीबी झेलती। चल पिंकी। रात को जब बिट्टू घर आता है तो रानी उसे पूरी बात बताती है। जानकर बिट्टू को बहुत ही बुरा लगता है और बिट्टू ठान लेता है कि वो अपने भाई बहनों को एक बार तो अमीरों वाला खाना जरूर खिलाएगा। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन गांव के सबसे अमीर शख्सियत वाले लालचंद के घर पर पार्टी थी, जहां बड़े बड़े लोग आने वाले थे।
ये सुनकर पिंकी और राजू खाने के पीछे खुसर पुसर कर रहे थे। पिंकी, तुझे पता है वो लालचंद है ना, बड़े लोग उनके घर में दावत रखी गई है, जहाँ बर्गर, पिज्जा, शाही पनीर, मटर पनीर पुलाव, गुलाब जामुन और भी बहुत कुछ है। अरे वाह, मेरे मुंह में तो सुनकर पानी आ रहा है। चलो राजू भैया, क्यों ना हम चोरी छिपे वहाँ चलकर अमीरों वाला खाने का लुत्फ उठाएं। इसी सोच के साथ राजू और पिंकी अमीरों की उस पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां सभी की टेबल अमीरों वाले खाने से खचाखच भरी हुई थी। चल पिंकी, जल्दी से प्लेट में ढेर सारा खाना भर ले। फिर राजू और पिंकी प्लेट में खाना डालने लगते हैं कि लालचंद उन्हें पकड़ लेता है और गरीब बच्चों को घूरते हुए उनसे खाने की थाली छीन लेता है। अरे 2 कौड़ी के गई गुजरे भिखारी, तुम दोनों किस पार्टी में आने किसने दिया? हाँ, जहां अमीरों वाला खाना देखा नहीं कि चले आते हो मुंह उठाकर मुफ्त का खाने। धर्मा, अरे ओ धर्मा। जी मालिक। ले जा इन भिखारियों को और घसीट कर दरवाजे के बाहर फेंक दे। अरे चलो रे मैंगो के टिंकू, खाना चुराते हो? हाँ? चलो बाहर। अंकल, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। दोनों बच्चे दर्द के मारे तड़प उठते हैं। तभी पार्टी में कचरा उठा रहा बिट्टू उनकी आवाज पहचान लेता है। अरे ये तो मेरे भाई बहनों की आवाज है। आवाज भाप कर बिट्टू उनकी ओर भागने लगता है। तभी पार्टी में उसे पैसे से भरा एक पर्स मिलता है। वो झट से उसे उठा लेता है। ये पर्स किसका है? लगता है किसी साहब जी का है। इसके बाद बिट्टू स्टेज पर चढ़कर अनाउंसमेंट करता है। पर्स लालचंद की सबसे अमीर दोस्त शेखावत का निकलता है। अरे शुक्रिया बच्चे, ये पर्स मेरा है, मैं इसे कब से ढूंढ रहा हूँ। बेटा कहो तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी, मुझ गरीब को बस इस पार्टी में बना अमीरों वाला खाना दे दीजिए। वो दोनों बच्चे मेरे ही भाई बहन हैं। वो बस यहाँ खाना खाने आए थे, क्योंकि मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं अपने गरीब भाई बहनों को अमीरों वाला खाना खिला सकूं। बिट्टू की इस गुजारिश के पीछे छिपी गरीबी और भूख की कीमत का अंदाजा लगाकर सभी अमीरों की आंखें गीली हो जाती हैं और लालचंद उससे कहता है, बेटा बेटा मुझे माफ कर दे, भले तू गरीब है मगर खुददार है। अब से तुझे कचरा बीनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरा और तेरे भाई बहनों का खर्चा देखूंगा। जब तू पढ़ लिख कर सियाना हो जाए तो मेरी पाई पाई चुका देना। आओ बच्चों, तुम्हें जो भी खाना है खाओ। लालचंद के कहने पर जैसे उन गरीब भाई बहनों का मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से भर गया और उस रोज अमीरों वाला खाना खाकर उनकी अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मगर एक गरीब और अमीर के खाने की थाली का फर्क कितना बड़ा है।